हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 10 भाग अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। सीमा जी के गुस्से की सीमा अभी भी कम नहीं हुई थी। एक तो यह लड़की कहाँ भाग कर गई, कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब उसके भागने की वजह से मोहल्ले में उसकी बहुत बदनामी हुई थी। जो महिलाएं उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी, अदिति को भला बुरा कहती, गलत ठहराती थी, अब सभी सीमा पर उंगली उठाने लगे कि यही बहुत परेशान करती थी। हमेशा डांटती, मारती और गाली देती थी। ऊपर से बुढ़े के संग ब्याह करवा रही थी। ब्याह क्या समझो, बेच रही थी। इसलिए छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ भाग गई। वह 2-3 औरतें जो पकवान बनाने आई थी और तभी अदिति को डांट रही थी, वह भी अब सीमा को ही भला बुरा कह रही थी, गलतियां निकाल रही थी कि तुमने उसे हमारे सामने इतना सुनाया, भला बुरा कहा, फिर अकेले में बच्ची के साथ क्या व्यवहार होता होगा। एक तो बचपन में माँ बाप मर गए, उसका सारा ज़मीन जायदाद ले लिया, ऊपर से घर का सारा काम करने के बावजूद भी हमेशा सुनाती थी। बेचारी कितना बर्दाश्त करेगी। पल भर में ही सबके सुर बदल गए थे। इस सब की खींच तो थी ही, ऊपर से 5 लाख के बदले 7 लाख लौटाना भी पड़ा। उससे अलग से बेइज्जती भी की और जाते जाते धमकी भी देकर गया, अगर अपना भला चाहते हो, सलामती चाहते हो, सुकून से जीवन जीना चाहते हो तो जल्दी से मुझे लड़की ढूंढ कर दो। और लड़की तो ऐसे गायब हो गई थी मानो जैसे ज़मीन खा गई हो या कोई आसमान निगल गया हो। अपने तरीके से हर जगह ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर नीव के कानपुर छोड़ देने की वजह से एक बार फिर निर्मला जी उदास होने और दुखी होने का नौटंकी कर रही थी और अदिति को भला बुरा कह रही थी। नीति ने जब सुना तो उसे और नहीं रहा गया और माँ को टोक दिया, माँ बस कीजिए, और कितना दिखावा करेंगे। अंदर ही अंदर तो खुश हो रही है, फिर झूठ का दिखावा क्यों। नीव भाई भी चले गए। धीरे धीरे सब उस बात को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, तब जानबूझकर खुद कर क्यों सबको दुखी कर रही हैं। क्या दिखाना चाहती है। एक बात जान लीजिए, जो झूठ रहता है ना, वो हमेशा झूठ ही रहता है। कितना भी दिखावा कर लीजिए, सच नहीं होता। और जो सच है एक दिन बाहर निकलता ही है। यह क्या बोल रही हो तुम, और क्या लहजा है मुझसे बात करने का। मुंह बंद रखो अपना। उस कलमुही की वजह से मेरा बेटा अभी भी कितना दुखी है। ना पढ़ाई में मन लग रहा है, ना किसी और चीज़ में। अगर आप वाकई में अगर आप वाकई बेटे को खुश देखना चाहती तो फिर आप ऐसा करती ही नहीं। बहुत बदजुबानी कर रही है। क्या 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 मैंने, बोल तो ज़रा, क्या किया। यह आप खुद जानती हैं, लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं ना, तो सुन लीजिए कि आपको अपने बेटे की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी खुशी, उसकी पसंद, उसका प्रेम को अपने अहंग के नीचे कुचल दिया। चलिए, भगवान करे सच्चाई भाई को पता न चले। और मेरा दिल कह रहा है यहाँ से निकल कर अदिति ज़रूर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, सुखी रहेगी। बोलकर नीति हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं निर्मला जी बेटी की बात सुनकर अवाक खड़े रहे। इधर अदिति एकटक अर्नब की तरफ देखने लगी और याद करने की कोशिश करने लगे। तब तक मिस्टर खन्ना आगे बढ़कर अर्नब का हाथ उसके कंधे से हटा दिया और कहा, बेटा परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं। भगवान ने के साथ सबका शुक्रिया अदा कीजिए कि आप एक बार फिर से दुनिया देख रही हैं। जी डॉक्टर, तो क्या अब मैं घर से बाहर निकल सकती हूँ। नहीं बेटा, फ़िलहाल कुछ दिन और हमारे देख रेख में आपको रहना पड़ेगा, फिर आप निकल सकती हैं। वैसे बाहर कहाँ निकलना है और क्यों। आपके लिए फ़्लैट ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो रहिए ना उसमें। जी सर, पर अब बाहर निकल कर काम करना चाहती हूँ, अपनी बदौलत रहना चाहती हूँ। आप सभी का एहसान बहुत है, पर अब और नहीं लेना चाहती मैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपको यहीं रुकना है। वहीं खड़ा अर्नब भी सारी बातें सुन रहा था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। देखा तो दादाजी कॉल कर रहे थे। उनका फ़ोन देखकर याद आया उसे
कि पिछले 1 महीने से वह घर नहीं गया है। अर्नब ने तुरंत डॉक्टर खन्ना से बात कर वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल गया। साथ में भीमा भी गया। कुछ देर दोनों कार में गुमसुम बैठे रहे। फिर भीमा ने कहा, चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भाई बहुत मासूम और प्यारी लड़की है। हाँ तो बहुत अच्छा हुआ कि वह एक बार फिर से देख सकती है। अर्नब ने कुछ बोला नहीं, बस हाँ में सिर हिला कर रह गया। भाई एक बात कहूँ? अर्नब ने हाँ में सिर हिलाया। आपको नहीं लगता कि उसके साथ? भीमा की बात पूरी होने से पहले ही अर्नब चिढ़ गया। क्या क्या बोल रहे हो? ज़बान संभाल कर बात करना, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। अर्नब को लगा शायद भीमा कह रहा है उसे अपनी लाइफ में ले आने के लिए। भाई पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। भाई मैं बोल रहा था कि आपको नहीं लगता उसके साथ बहुत गलत हुआ है? भले ही धोखे से हुआ, लेकिन हुआ तो। लेकिन हाँ, अब तो सब सही भी हो गया ना। अब वह चल फिर सकती है, देख सकती है और अब अपनी अच्छे से लाइफ शुरू भी कर सकती है। हाँ पर वह अकेली है। हाँ तो तुमने शायद सुना नहीं, वह पहले भी अकेली ही थी। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। और आपने भी सुना नहीं ठीक से, उसने कहा इस शहर में वह नई है। हाँ तो तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। अर्नब ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, यही कि उसे कहीं जॉब लगवा दो। मुझे लगता नहीं है कि वह उस घर में रहेगी, किसी और पर डिपेंड रहेगी। उसकी बातों से लगा नहीं आपको? वह खुद जॉब ढूंढ लेगी। देखिए बात कीजिए, अगर पढ़ी लिखी है तो अपनी ही कंपनी में कोई पोस्ट दे दीजिए, भला हो जाएगा बेचारी का। बुरा तो आपने कर ही दिया है उसके साथ, एक भला कर दीजिए। भीमा ने अर्नब की आंखों में देखते हुए कहा, मुंह कम चलाओ भीमा, वरना खिड़की खोलकर बाहर फेंक दूंगा यहीं से। सॉरी भाई। तब तक कार सिंघानिया पैलेस में आ चुकी थी। भीमा कार को पार्किंग एरिया में लगाने लगा और अर्नब कार से बाहर निकलकर सीधा दादाजी के कमरे में गया। दादाजी अपने बेड पर लेटे हुए थे। देखने से तो तबीयत ठीक लग रही थी, फिर भी उसने पूछा, कैसी तबीयत है आपकी? खाना खाए? समय से दवाई ली आपने? मैंने कितनी बार कहा मेरे बारे में चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है दादाजी, बोलिए क्या काम था? क्यों, तुम्हें फिर से कहीं जाना है? नहीं दादू। तो फिर बैठो ना, आते ही यह क्या बात हो गई? क्या काम है? कुछ काम रहेगा तभी तुम्हें बुलाऊंगा। तुम अपनी दुनिया में इतने बिजी रहते हो कि थोड़ी देर अपने दादा के साथ बिताने के लिए समय नहीं है। नहीं दादू, मैं फ़िलहाल फ्री हूँ। बोलते हुए अर्नब दादाजी के पास बैठ गया और हौले हौले उनके पैरों को दबाने लगा। देख, यह पैर दबाकर सेवा करने के दिखावे में मैं नहीं आने वाला। दादू मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, बोलिए ना। मैं फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम शादी कर रहे हो या नहीं? दादाजी बार बार यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हर बार मेरा जवाब जानते हुए भी? तो तुम भी मेरा जवाब सुन लो, तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला मैं। अपने जीते जी ही मैं सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट में दान कर दूंगा। जो आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गया, वह गोवा वाला आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी जो जग्गू यानी जयंत ने हथिया लिया था, वह फिर से आपको मिल गया, फिर से आपका हो गया है। दादाजी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस इतना कहा, तो तुम शादी नहीं करोगे? नहीं दादू। इसके अलावा और कुछ बोलिए। इसके अलावा क्या? मेरी मौत ही आएगी। दादू मरे आपके दुश्मन। मैं क्यों नहीं? आपको अभी जीवित रहना है। पर किसके लिए? मेरे लिए। तुम्हारे लिए तो मैं जी रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवित रहने के लिए क्या कर रहे हो? दादू क्या आप बच्चों से जिद पकड़ कर बैठे हैं? इसके अलावा और कुछ बोलिए। तुम यह गुंडागर्दी कब छोड़ोगे? जिसने मुझे गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया उसे ख़त्म न कर दूँ तब तक तो शायद नहीं छोड़ूंगा। बोलकर उठ गया तो दादाजी ने फिर रोका नहीं। इसी तरह करीब 2-3 दिन बीत गए और वह एक बार फिर उसे देखने गया तो डॉक्टर खन्ना ने कहा, मिस्टर अर्नब, वह लड़की पूरी तरह से ठीक है, तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं।
आपको जो करना था कर दिया, पर अब आप उससे दूर रहेंगे, बिल्कुल दूर। आपकी परछाई भी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। अब मैं नहीं चाहता वो फिर किसी और मुसीबत में पड़े। अर्नब डॉक्टर खन्ना को गुस्से में देखने लगा। इस तरह देखने की ज़रूरत नहीं। अब वह मेरी बेटी है। अब उसकी देखभाल, अच्छा बुरा, उसकी जिम्मेदारी जो भी करूँगा मैं करूँगा, एक पिता बनकर। शौक से कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर उम्मीद है इस बार आप एक रिस्पॉन्सिबल बाप बनेंगे। मैं हमेशा से रिस्पॉन्सिबल हूँ, आज से पहले कभी दिखा नहीं। तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम थे। उस वक्त वह तुम्हारे साथ थी, तो उसके साथ जो भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो और मैं नहीं। अर्नब आया तो था बस इसलिए कि भीमा की कही बातें उसे सही लगी थी। अगर वह पढ़ी लिखी है तो उसे कहीं जॉब लगवा दूं। लेकिन यहाँ मिस्टर खन्ना की बात सुनकर चुपचाप उल्टे पांव लौट गया। अदिति कुछ दिनों तक डॉक्टर के देख रेख में रहने के बाद अब वह बिल्कुल ठीक थी। तब उसने बाहर काम करने की इच्छा जताई तो डॉक्टर खन्ना ने एक बार फिर मना कर दिया। आप मेरे ही घर में रहिए, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। मुझे अपना समझिए, मेरी बेटी बनकर। और अपने यह वाक्य सुनकर अदिति को चिढ़ सी हो गई, क्योंकि अब तक के जीवन में से यह तो पता चल चुका था कि माँ बाप के अलावा अपना कोई नहीं होता। अपने फ़ायदे के लिए कोई किसी की मदद नहीं करता। जब तक कोई फ़ायदा न हो तब तक कोई किसी का नहीं होता। जब अपने चाचा चाची और दोस्त अपने नहीं हुए तो फिर ऐसे से तो मुझे दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। अदिति को गुमसुम देखकर मिस्टर खन्ना ने फिर कहा, बेटा आप क्या सोचने लगे? अंकल, आपने कहा, इतना अपनापन दिया, आप मुझे बेटी मानते हैं, इसके लिए थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई, पर अपनी लाइफ में मैं अपनी बदौलत जीना चाहती हूँ, अपने दम पर। मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना। ठीक है बेटा, तो आपने क्या पढ़ाई की है? आप कोई जॉब कर सकती है? तो फिर मैं ट्राई करता हूँ आपको जॉब लगवाने की। सर, मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है और नर्स की ट्रेनिंग भी ली है। तब डॉक्टर खन्ना ने सिटी हॉस्पिटल में ही उसके लिए नर्स का जॉब दिलाने की कोशिश की, लेकिन ना तो उसके पास कोई सर्टिफिकेट था और ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई थी। इस वजह से उसे जॉब नहीं मिली। तो डॉक्टर खन्ना ने कहा, बेटा उदास मत हो, मैं कोई ना कोई व्यवस्था आपके लिए ज़रूर करूँगा, तब तक यहीं रहिए। वह वहाँ रहने लगी और घर के काम काज करने के साथ अपने तरीके से जॉब भी ढूंढने लगी। उसका काम काज और लगन देखकर डॉक्टर खन्ना शॉक्ड रह जाते। उसे देखकर लग रहा था कि उसने एक बेहद अनुशासित जीवन जिया है। वह भी इसकी मदद करना चाहते थे। इसी बीच मिस्टर खन्ना का अपने काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने अदिति के रहने की सारी व्यवस्था कर दी और कहा, मैं आकर आपको ज़रूर आपके लिए कोई काम देखता हूँ अपने ही आसपास में, और आप यहीं रहिए अपना घर समझकर। और किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अदिति ने स्वीकृति में सर हिला दिया, पर उनके जाने के बाद भी वह अपने तरीके से जॉब ढूंढने लगे। इधर दादाजी अब अपनी हार मान चुके थे। उन्होंने बहुत समझाया अर्नब को शादी करने के लिए, पर जब नहीं तैयार हुआ तब वो भी अब अपने जीवन के प्रति थोड़ा लापरवाह से हो गए। यूँ तो उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे कामकाज की देखभाल अर्नब ही करता था, लेकिन उसके नाम पर कुछ भी नहीं था। सारी प्रॉपर्टी अभी भी आदित्य रॉय सिंघानिया जी के नाम पर था और उनकी कंपनी के एमडी, सीईओ सब उन्होंने रखा था। अर्नब के हटने के बाद दोबारा ना उसने मांगा, ना ही दादाजी ने उसे दिया कभी, और सब कुछ लौटाने के बदले वह एक ही चीज़ पकड़ कर बैठे थे कि शादी कर लो। लेकिन अर्नब इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। इधर मिस्टर खन्ना को विदेश गए 1 महीने होने को आ गए थे।
इधर अदिति भी अपने लिए काम ढूंढ रही थी। कई अस्पताल में उसे जॉब तो मिली, लेकिन जब कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता और ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होने की वजह से अच्छे हॉस्पिटल में काम नहीं मिल रहा था। अगर मिल भी रहा था तो सैलरी इतनी कम थी कि उसका खुद का जीवन गुजारना भी मुश्किल हो जाता। एक दिन काम की तलाश में निकली थी, लेकिन उसे काम नहीं मिला। वह बेहद मायूस होकर रोड पर पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। नवंबर का महीना था। दिल्ली में ठंड अपनी दस्तक दे चुकी थी और आज बारिश भी हो रही थी, तो बाकी दिन से आज शाम जरा जल्दी गहरी हो गई थी। स्टोल लपेटे वह तेज तेज कदमों से आगे बढ़ी जा रही थी। तभी रोड के दूसरे तरफ से अर्नब अपने कार से आ रहा था। सिग्नल पर जब वो रुका तो रोड के दूसरे तरफ अदिति को देखकर वह चौंक गया। उसने चश्मा उतारा और कार का ग्लास नीचे कर देखा तो वाकई यह अदिति थी। अरे, यह रोड पर अकेली कहाँ जा रही है? यह तो मिस्टर खन्ना के साथ रहती है। फिर क्या बात है जो इस समय अकेली? उसने तुरंत यू टर्न लिया और अदिति के पास जाकर कार रोक दी। अदिति ने सकपकाते हुए कार की तरफ देखा। तब तक अर्नब ने अपने कार के कांच नीचे कर दी तो दोनों ने एक साथ चौंकते हुए कहा, आप यहाँ कैसे? चलिए अंदर बैठे बात करते हैं। अदिति लगभग पूरी तरह भीग चुकी थी। उसे देखकर अर्नब तुरंत कार से बाहर निकला और अपना कोट उतार कर उसके ऊपर डाल दिया और एक बार फिर कार में बैठने का इशारा किया। तब वह पिछली सीट पर बैठने लगी, लेकिन अर्नब ने आगे की सीट पर बैठने का इशारा किया तो वह चुपचाप ड्राइवर के सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गई। तो दूसरी तरफ से अर्नब भी कार के अंदर बैठा। उसके बैठते ही अदिति ने कहा, आप सिटी हॉस्पिटल में काम नहीं करते? अर्नब उसकी बातों को समझ नहीं पाया। मतलब यह कि उस दिन जब मेरी आंखों की पट्टी खुली थी तभी आपको देखा था, फिर आप अचानक गायब हो गए, दिखे नहीं। आप सिटी हॉस्पिटल में काम नहीं करते तो फिर कहाँ काम करते हैं? उसे लगा शायद वह एक डॉक्टर है। देखिए, आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ओह सॉरी, मुझे लगा आप डॉक्टर हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे आप इस ठंड और बारिश में कहाँ जा रही थी? मैं कहीं जा नहीं रही थी, आ रही थी। कहाँ से? मैं जॉब ढूंढने के लिए निकली थी। पर जॉब की ज़रूरत थी क्यों? आप तो मिस्टर खन्ना के साथ रह रही हैं ना। उन्होंने तो आपको अपनी बेटी मान लिया है। अच्छा, मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि पिता अमीर हो तो बच्चों को बेरोजगार होना चाहिए? नहीं, मेरा वह मतलब नहीं है। मैं यह बोलना चाह रहा था कि क्या मिस्टर खन्ना ने जॉब के लिए अलाउ किया है आपको? उन्होंने तो मना किया, पर मैं जॉब करना चाहती हूँ। एक तो ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुतों के एहसान हैं, अब और मैं ज़्यादा एहसान नहीं लेना चाहती। अपनी लाइफ अपनी बदौलत जीना चाहती हूँ, मेहनत कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो क्या जॉब मिल गई? उसने ना में सिर हिला दिया। वैसे आपने क्या डिग्री ली है? मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, बस मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और मैंने नर्स की भी ट्रेनिंग ली है, पर वह भी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम नहीं मिल रहा। जहाँ मिल रहा है वहाँ सैलरी कम है। तो क्या मैं आपकी मदद करूँ तो कोई आपत्ति? उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर ठीक है, यह मेरा कार्ड है, रखिए और कल मुझे कॉल कीजिए। जी थैंक यू। तभी सड़क किनारे चाट वाला दिखा तो अर्नब ने कार साइड में लगा दिया। अदिति जरा चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपने कार क्यों रोक दी? क्यों, आपको घबराहट हो रही है? डर लग रहा है मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आइए बाहर। अर्नब कार से बाहर निकला तो अदिति भी बाहर निकली। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी, पर हल्की बयार चल रही थी, जिससे ठंड हल्की बढ़ चुकी थी। कुल मिलाकर मौसम बड़ा सुहाना हो चुका था। अदिति अभी भी सवाल भरी नज़रों से देख रही थी कि अचानक कार से क्यों उतर गए और मुझे भी क्यों उतरने को कहा। तभी अर्नब ने कहा, देखिए कितना मौसम सुहाना है, ऐसे में अगर एक एक चाट न खाए तो यह चाट के साथ नाइंसाफ़ी होगी। वैसे भी दिल्ली का चाट बहुत फेमस है। बोलकर वह सड़क के किनारे लगे चाट के स्टॉल की तरफ बढ़ गया।
तो अदिति भी साथ में चल पड़े। सामने लगे बेंच पर अदिति को बैठने का इशारा किया और 2 प्लेट चाट का ऑर्डर कर दिया और आकर अदिति के बगल में बैठ गया और अदिति से पूछा, वैसे मिस्टर खन्ना कैसे हैं? जी ठीक है। आपको यह शहर कैसा लगा? अच्छा लगा यहाँ पर? अर्नब इसी बहाने पूछना चाह रहा था कि इससे पहले वह कहाँ रह रही थी, पर उसने संक्षिप्त में आंसर दिया, बहुत अच्छा। वह आगे और कुछ पूछता तब तक दोनों का ऑर्डर आ गया और दोनों ने अपना अपना प्लेट उठा लिया। अदिति ने एक बाइट खाते ही कहा, वाकई बहुत टेस्टी है। अब तक सिर्फ सुनती आ रही थी कि दिल्ली का चाट बहुत फेमस है, पर आज खा भी लिया। वाकई बहुत अच्छा है। अर्नब ने उसकी तरफ देखा और कहा, दिल्ली का सिर्फ चाट नहीं, सब कुछ फेमस है, A1 है। जैसे? अदिति ने पूछा। जैसे कि यहाँ का खाना, यहाँ की सर्दी, यहाँ की गर्मी, यहाँ का पॉल्यूशन, यहाँ का। अब बस कीजिए, मैं समझ गई, बोलकर अदिति ने मुस्कुरा दिया। वैसे मैंने कहा दिल्ली का सब कुछ फेमस है, A1 है, और मैं भी दिल्ली का ही हूँ। अदिति उसकी बातों का मतलब समझते हुए ज़ोर से हंस दी तो उसे दस्का लगा और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगे और हाथ से इशारा कर पानी मांगने लगे। जब तक वह चाट वाला समझता उसकी बात, उससे पहले ही अर्नब ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। वह अब भी धीरे धीरे खांस रही थी, आंखों में पानी आ चुका था। अदिति ने कहा, थैंक यू और यू आर रियली सो अमेजिंग, बोलकर वह अर्नब की तरफ देखने लगे। उसने जैसा कहा था अमेजिंग, वैसा ही अमेजिंग व्यक्तित्व था। पूरे 6 फुट हाइट, बलिष्ठ शरीर, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, करीने से कटे हुए बाल और दाढ़ी, चेहरे पर एक अलग ही ओज था। वह उसे देख रही थी, तभी अर्नब ने टोक दिया, मुझे स्कैन करके हो गया हो तो हम चले। अदिति शर्माते हुए अपने दोनों हाथों से चेहरा ऐसे छुपा लिया मानो कितनी बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू। गुड नाइट। बाय बाय।